So this is the fourth lectures of the chapter number 3 metals and non metals का ये फोर्थ नंबर का लेक्चर्स है। आज के जो सेशंस में हम जो सीखने वाले हैं वो टॉपिक वैसे एनसीईआरटी के सिलेबस में से कट है, लेकिन बच्चों एक चीज माइंड में खास ध्यान दे दो कि इस साल रिजल्ट आपका बहुत इतना मायने शायद नहीं रह सकता, ओके, लेकिन आपका जो कंटेंट है ना वो वीक नहीं रहना चाहिए। सो आपका कंटेंट पावरफुल करने के लिए हम सारे टॉपिक को ही पॉलिश करेंगे, चलाएंगे, कोई भी टॉपिक को निकालेंगे नहीं, जिस वजह से आपका कंसेप्ट बेस आपका एकदम मजबूत हो। इस इमारत, बड़ी बड़ी इमारत का यदि बेस ये अच्छा नहीं होता तो गिर जाती है, तो सिमिलरली आपका भी यही हालत होगी 11th-12th में आके या कॉलेज में जाके, तो वो हालत आपकी ना हो इसलिए हम सारे चैप्टर्स को चलाएंगे, सारे टॉपिक को चलाएंगे। और आपके ऊपर डिपेंड है, बाद में आपको एक बार लर्न करके दूसरी बार ना करो तो वो चैप्टर ऑलरेडी एग्जाम में नहीं आने वाला है, वो तो आपकी मर्जी, बाकी मैं तो सब कुछ चलाऊंगा यहाँ से। चलो, तो लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड। बहुत इजी आपको स्क्रीन के अंदर दिख रहा है कि कैसे कोई भी चीज को इम्प्योरिटी जो होती है, ओके, कुछ भी इम्प्योरिटी हो सकती है, लीड हो सकता है, हेवी छोटे छोटे पत्थर हो सकते हैं, गेंग यानी कि इम्प्योरिटी, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं, सारे पार्टिकल्स पानी के साथ बह जाएंगे और अंदर रह जाए, यानी कि बह जाएंगे, और जो पार्टिकल्स आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, मेटल्स होगा, वो प्योर फॉर्म में आपको मिलेगा, राइट। दिस इज द बहुत इजी मेथड है कोई भी चीज के अंदर से इम्प्योरिटी निकालने की, ओके। वैसे ही सिलेबस में नहीं है इसलिए हम ज्यादा डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे। और नेक्स्ट हमारा है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। ये भी आपके अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम में पता नहीं क्यों पूछ लेते, सीबीएसई वाले गुजरात बोर्ड वाले दोनों को पूछ लेते एग्जाम के अंदर, स्कूल के एग्जाम में और बोर्ड के एग्जाम में। तो एनसीईआरटी में भले नहीं दिया, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्या है, तो कोई भी सल्फाइड ओरे को जब आपको प्योरीफाई करना होता है बच्चों, किसको, सल्फाइड को, यदि कोई और है उसके अंदर सल्फर है, उसके अंदर से यदि आपको मेटल्स को, मटेरियल्स में से मेटल्स को अलग करना है तो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड यूज होती है। क्या होता है इसके अंदर, जनरली हम पाइन ऑयल या कुछ भी डाल सकते, ऐसी चीज डाल सकते हैं जिससे फ्रॉथ यानी कि फीण जनरेट हो, ओके, जो આપણે ગુજરાતીમાં ફીણ કહીએ ને, ફીણ વળી જતા હોય, બસ એ જ વસ્તુ છે, राइट। अब आपको क्या करना है, वहां से एयर डालनी है, जोर से फूक लगाने, जब फूक लगाने से आप देखना कि आपके पास यदि पानी होगा या फूक मारोगे हवा से, एयर प्रेशर की वजह से बबल्स जनरेट होते हैं छोटे छोटे। अब उस बबल्स में सल्फाइड जो होता है ना, वो सल्फाइड वो चिपक जाते हैं, तो यहाँ इस अंदर अंदर के जो मटेरियल में से जो भी सल्फर थे ना, उस बबल के साथ चिपक गए, ओके। अब उस बबल को हाथ से अलग करके या फिर मेथड से अलग करके उसको धो डालोगे, हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड से, आप इस मेथड से या फिर दूसरी कोई भी मेथड से, तो आपको प्योर फॉर्म में सल्फर मिल सकता है, ओके। मुझे पता है अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सर ज्यादा इतना समझ में नहीं आया कि ये क्या कहना चाहते हैं, तो मैं आपको इसका एक वीडियो बता देता हूँ। फ्रॉथ फ्लोटेशन का वीडियो दिख रहा है सभी को बच्चों, चेक कर लो खाली, ओके, शेयर कर रहा हूँ वीडियो, देखो आराम से पता चल जाए। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फोर्थ फ्लोटेशन का उनको सेपरेट करना एक पर्टिकुलर प्रोसेस से, जिसमें वाटर और ऑयल को मिक्स करते हैं। आवाज आ हम रही इसे है सभी पाइन को ऑयल का इसके यूज अंदर की, करते हैं मिक्स वीडियो की करने चेक के कर लो, लिए, उसे हम फोर्थ ओके। फ्लोटेशन प्रोसेस कहते हैं। इस मेथड में कॉमनली सल्फाइड ओर्स का यूज किया जाता है सेपरेशन के लिए। इस प्रोसेस में एक टैंक का यूज किया जाता है। ये हमारा एक टैंक है जिसमें एयर ब्लोअर लगाया जाता है, एयर ब्लोअर इसमें अटैच किया जाता है जिसमें से एयर ब्लो की जाती है। इस वाले चैम्बर में से हम पाउडर ओर्स, जिसमें सल्फाइड ओर्स, गैंगूस का मिक्सचर है, उसको ऑयल और वाटर के साथ मिक्स करके उसको टैंक में फिल करते हैं। ये हमारा पाउडर ओर्स है जो ऑयल और वाटर के साथ मिक्सचर है। जो हमारे ब्लू कलर के पार्टिकल्स हैं ये शो कर रहे हैं सल्फाइड ओर्स को, और ब्लैक कलर के पार्टिकल्स शो कर रहे हैं गैंगूस को। इन दोनों को सेपरेट करना है। इसमें ऑयल, पाइन ऑयल और वाटर का मिक्सचर है। ये स्लोली स्लोली टैंक में क्या इसे पाउड करते हैं, और टैंक में जब ये फिल हो जाता है उसके बाद एयर ब्लोअर में से एयर को ब्लो किया जाता है। इसमें से जब एयर ब्लो करते हैं तो ये जो
होल्स हैं, इसमें होल्स होते हैं, इसमें से एयर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। इसमें से जब एयर निकलती है तो हमारे जो सल्फाइड और गैंगूज हैं, ये जो ब्लू कलर के हमारे सल्फाइड और शो कर रहे हैं और ब्लैक कलर के हमारे गैंगूज शो कर रहे गेंगू हैं, यानी कि इनमें इम्प्योरिटी। मूवमेंट होती है। जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उनको उसके सरफेस पे क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें हमने ऑयल और वाटर डाला है, तो जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उनके सरफेस पे क्या होता है, ऑयल लग जाता है। और जो गैंगूज होते हैं वो ऑयल से वीटेड नहीं होते, वो वाटर से वीटेड हो जाते हैं। और जो हमारे सल्फाइड ओर्स है वो वाटर से वीटेड नहीं होते, यानी वाटर में वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते और गैंगूज वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जिस वजह से जो गैंगूज है जिन्होंने वाटर को, जो ब्लैक कलर के पार्टिकल्स हैं, जो गैंगूज शो कर रहे हैं, ये क्या होते हैं, वाटर से हैवी हो जाते हैं और टैंक के बॉटम सरफेस पे बैठ जाते हैं। लेकिन जो सल्फाइड ओर्स है उनके सरफेस पे ऑयल लग जाता है, जिस कारण वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ये अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे सल्फाइड ओर्स मूव करते हैं। और जो हमारे गैंगूज होते हैं जो ब्लैक कलर की हैं, वो क्या होते हैं, वाटर से वीटेड होने की वजह से, हैवी होने की वजह से टैंक के बॉटम में बैठ जाते हैं। इसलिए स्लोली स्लोली ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक सल्फाइड ओर्स ऊपर ना आ जाए और गैंगूज नीचे ना बैठ जाए, और एयर को भी हम तब तक ब्लो करवाते रहते हैं ताकि इनमें मूवमेंट प्रोड्यूस हो। इस तरह से इस प्रोसेस के बाद जो सल्फाइड ओर्स हैं वो सरफेस पे कलेक्ट हो जाते हैं और जो गैंगूज हैं हमारे वो बॉटम में कलेक्ट हो जाते हैं। फिर इनको टैंक से सेपरेट कर लिया जाता है। ये हमारे सल्फाइड ओर्स जो ऊपर चले गए, गैंगूज जो नीचे वाटर से वीटेड होने की वजह से, हैवी होने की वजह से बॉटम पे बैठ गए, और सल्फाइड ओर्स जिनके सरफेस पे ऑयल था वो लाइट होने की वजह से सरफेस पे आ गए। और इन इनको अब सेपरेट कर दिया जाता है, इसमें अलग अलग चैम्बर्स लगाए जाते हैं। इस चैम्बर में हम इसके सरफेस से सल्फाइड ओर्स को कलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से सारे सल्फाइड ओर्स को चैम्बर में कलेक्ट कर लेते हैं और गैंगूस पार्टिकल्स को भी डाउनवर्ड डायरेक्शन से यहाँ से सबको अलग से कलेक्ट कर लिया जाता है। ये है हमारा फर्स्ट रोटेशन प्रोसेस। क्लियर हुआ सभी को? राइज योर हैंड। ओके, सिलेबस में नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है। ओके, बहुत पहले के सिलेबस में था। सिमिलरली अब दूसरा सेम मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ओके, अब मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड क्या कि जिसके अंदर आयरन की इम्प्योरिटी हो, यानी कि आयरन हो। अब आयरन वाले पार्टिकल्स को अलग करना है, तो आपको पता है कि आयरन मैग्नेट से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। अब क्या होता है कि यहाँ से धीरे धीरे जो पाउडर होता है उस पाउडर में आयरन भी हो सकता है, हेमेटाइट हो सकता है, दूसरे छोटे छोटे दूसरे पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। अब मिक्सर है, पता नहीं उसमें से, अब मुझे उसमें से ये पार्टिकल, ये जो यहाँ दिख रहा है आपको, उसमें से मुझे ख्याल है प्योर मैग्नेट, सॉरी मैग्नेटिक और यानी कि उसको हम आयरन बोल सकते, उसको अलग करना है। उसके अंदर से खाली आयरन पार्टिकल को समझ लो मुझे अलग करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से सारे पाउडर का मिक्स कर दूंगे जिसके अंदर छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स है। अब सारे एक जैसे दिख रहे हैं तो पता नहीं चल रहा कौन से है, तो उसको अलग तो नहीं कर सकते देख के। ओके, तो इसलिए इस मेथड का यूज करेंगे। क्या होता है, यहाँ बेल्ट होता है, कन्वेयर बेल्ट होता है। ओके, अब ये नॉन मैग्नेट होता है और ये मैग्नेट होता है। अब इसको ये घूमता रहता है पूरा ऐसे गोल 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 घूमता रहता है। यहाँ से पार्टिकल्स के पाउडर आते रहते हैं। अब यहाँ जैसे आएंगे तो आपको पता है कि आयरन पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ चिपक जाएंगे यहाँ इस मैग्नेट के साथ। लेकिन जो बाकी के जो पार्टिकल्स है जो आयरन के नहीं थे वो चिपकेंगे नहीं। तो ये इतना जोर गोल गोल घूम रहा होता है, इसकी वजह से यहाँ जो पार्टिकल चिपक गए वो यहाँ चोटे रहते, चिपक के रहते, और बाकी के पार्टिकल यहाँ से उड़ जाते और यहाँ आ जाते, और जो चिपके हुए पार्टिकल यहाँ तक आते। अब प्रॉब्लम यह हुआ कि ये बेल्ट जो था वो तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। अब जैसे यहाँ आ जाएगा तो मैग्नेट का कांटेक्ट उससे लूज हो जाएगा, तो कांटेक्ट लूज हो जाएगा तो वो यहाँ आ जाएंगे। ओके, तो इसका भी एक वीडियो है, वो आपको मैं बता देता हूँ जिससे आपका ये भी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ओके, Magnetic separation. This is based on differences in magnetic आवाज properties आ of रही the है ore components. वीडियो की? If the ore Okay. particles are magnetic,
and the non-magnetic material is gangue. This method is used. The finely powdered ore is dropped on a belt moving on two strong electromagnetic rollers. The magnetic and non-magnetic substances form two separate heaps. The magnetic material forms a heap nearer to the magnetic roller. Froth flotation method. Ores concentrated by froth flotation process are ओके ये तो आपको copper कुछ काम की नहीं pyrites है. and iron pyrites. The ore sulfide minerals. आप In खाली this प्रोसेस process, देख लो क्या हो the रहा है. ore is finely powdered. It is suspended in water taken in a tank. To the content, a suitable oil like pine oil or olive oil is added. A frothing agent like sodium ethyl ओके इसकी जरूरत नहीं क्योंकि आपको ये पता चल गया मेन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस कैसे काम कर रही है वो खास the देख लो. finely powdered ore यहाँ से आया is पाउडर dropped on a belt जो मैग्नेटिक यानी कि moving जो on two strong आयरन electromagnetic पार्टिकल्स थे वो यहाँ rollers. चिपक जाएगा और यहाँ आ The जाएंगे magnetic और जो and आयरन पार्टिकल नहीं non-magnetic थे वो यहाँ आ substances जाएंगे. form two separate heaps. The magnetic material forms ओके तो ये था आपका मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड. ओके तो ये बेसिक दो मेथड जो आईएमपी मेथडों में से एक थी बहुत सालों पहले 2-3 साल पहले के. अब लेकिन सिलेबस एनसीईआरटी का आने की वजह से गुजरात बोर्ड वाले को ये टॉपिक हो गया है. लेकिन फिर भी सीबीएसई और गुजरात बोर्ड दोनों को जब आप रेफरेंस बुक पकड़ोगे कोई भी अच्छी सी तो उसके अंदर ये दोनों टॉपिक आपको मिल ही जाएंगे. यानी कि बाहर से जब पेपर निकालने की बात होती है तो ये टॉपिक सबसे आईएमपी टॉपिक हो जाता है आपकी. देखो बच्चों आज थोड़े से टाइम लिमिट की वजह से मैं आपका इस टाइप का तो पीपीटी नहीं बना पाया लेकिन जो भी टॉपिक थे उसका स्क्रीनशॉट एनसीईआरटी में से लेके आज समझा रहा हूँ. ओके तो आज का लेक्चर्स में शायद आपको ऐसा लग सकता है थोड़ा कलरफुल नहीं दिखेगा क्योंकि एनसीईआरटी के ही स्क्रीनशॉट लिए लेकिन फिर भी ओके समझ लो अच्छा ही होगा आपको. ओके थोड़ा टाइम नहीं था इसलिए मैं नहीं पॉसिबल नहीं था तो ले पाया. चलो नाउ अब हम बैक टू द मेन टॉपिक जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि मेटल्स आपको पता है कि 3 टाइप्स के थे. मेटल कितने टाइप के थे? 3 टाइप के मेटल्स थे. एक मिनट. ऊपर हाईली रिएक्टिव मेटल्स थे, यहाँ मीडियम रिएक्टिव मेटल्स थे और यहाँ लो रिएक्टिव मेटल्स थे. अभी हम क्या कर रहे हैं लो रिएक्टिव मेटल्स की बात कर रहे हैं ये वाले. ओके CuHgAgAu याद हो तो CuHgAgAu यानी कि ये जो मेटल्स है उसको जब उसके ओरे में से निकालना होता है और पाउडर में से निकालना होता है तो उसके लिए जो मेथड यूज होगी ये आपको सामने दिख रही है स्क्रीन के ऊपर. क्या है ओके समझने का ट्राई करो. ओके तो मेटल जो लो रिएक्टिव है ओके लो एक्टिविटी सीरीज में जो नीचे आ रहे वो अनरिएक्टिव होते. अनरिएक्टिव यानी कि दूसरे के साथ इजीली वो रिएक्ट नहीं करते. अब इसकी वजह से क्या होता है बच्चों तो उसको अलग करने के लिए थोड़ी प्रोसेस करनी पड़ती. तो हम क्या करेंगे कि यदि समझ लो इस मेटल्स जो कॉपर HgAgAu ये कोई भी कॉपर है उसके 2 फॉर्म हो सकते हैं. या तो जनरली हम यदि बात करें Hg की बात कर रहे हैं तो Hg के 2 फॉर्म होते हैं. या तो सल्फाइड फॉर्म होता है या तो ऑक्साइड फॉर्म होता है. सल्फाइड फॉर्म जिनको सिनेबार बोलते हैं याद रखो आईएमपी टॉपिक है सिनेबार जो मर्क्यूरी का वन टाइप ऑफ ओरे है. किसका? मर्क्यूरी का. ये Hg यानी कि मर्क्यूरी तो मर्क्यूरी का ओरे है सिनेबार. मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन व्हाट इज द और ऑफ मर्क्यूरी दैट इज कॉल्ड सिनेबार HgH. ओके ना उसको क्या किया हीटेड किया गर्म किया. देखो अब जब भी आप बात करोगे गर्म करने की यानी कि कोई भी चीज को हीट करना होता है तो आंखें बंद करके उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लो. कौन था बच्चों पहले? HgS मर्क्यूरी का और सिनेबार था. सिनेबार को प्रोसेस किया हवा के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ तो क्या मिला? सल्फर और ऑक्सीजन अलग होके सल्फर डाइऑक्साइड हुए और Hg यहाँ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके HgO हुआ. बोलो कोई डाउट किसी को? ओके अब सिमिलरली यहाँ सल्फाइड फॉर्म में ना हो तो ऑक्साइड फॉर्म भी हो सकता है. मर्क्यूरिक ऑक्साइड जिसको बोलते हैं HgO. ओके अब उसको भी आप गर्म करोगे तो अब यहाँ क्या होगा मर्क्यूरी के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन है तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए वो खाली ऐसा अलग हो जाएगा.
यहाँ HGS था, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं था तो ऑक्सीजन लिया और गर्म हुआ, और यहाँ ऑलरेडी ऑक्सीजन है तो डायरेक्टली वो सेपरेट हो जाएगा। HGO कंबाइंड फॉर्म में था मर्क्यूरिक ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड, वो हो जाएगा मर्क्यूरी और ऑक्सीजन के अंदर। तो प्रोसेस में यहाँ बहुत इजीली प्रोसेस हुई। आप चाहो तो यहाँ समझ सकते हो, दो मेरे पास था मर्क्यूरिक सल्फाइड जिसको हम सिनाबार बोलते हैं, या मर्क्यूरिक ऑक्साइड, उसको मैंने क्या किया, गरम किया। गरम करोगे तो दोनों, एक जो सल्फाइड था वो ऑक्साइड फॉर्म में हो जाएगा और ऑक्साइड वो सिंगल फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड अलग होगा और यहाँ ऑक्सीजन अलग होगा। ये जो है उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं था, इसलिए शायद ऑक्सीजन की इसको जरूरत पड़ सकती है, इसको जरूरत नहीं है। ये आपका दो इक्वेशन हो। अब जैसे ये ऊपर मैंने एग्जाम्पल समझाया, सिमिलरली ऐसा एक दूसरा प्रोसेस है ये वाला। ओके, जैसे आप समझ सकते हो कि कॉपर से, ओके, तो कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर सल्फेट, उसकी आप रिएक्शन करो, यानी कि उसको गर्म करोगे तो कॉपर, थोड़ा सा ये मुझे हटाना पड़ेगा, ये थोड़ा जम नहीं रहा है मुझे। ओके, हाइलाइटर का कलर कौन सा लो, येलो ही अच्छा रहेगा। चलो, कॉपर सल्फाइड या कॉपर ऑक्साइड, सेम टू सेम ये प्रोसेस है, खाली Hg की जगह यहाँ कॉपर आ गए। देखो HgS था तो CuS है, HgO था CuO है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ, यहाँ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, तो रिएक्शन हुआ दोनों का, कॉपर सल्फाइड का ऑक्सीजन के साथ, यानी कि इसको गर्म करोगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम टू सेम ये प्रोसेस है। ओके, नाउ सेकंड प्रोसेस। अब देखो कॉपर ऑक्साइड है ना, वो डायरेक्टली गर्म नहीं होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपर सल्फाइड का यूज करना पड़ेगा। यानी कि ये दोनों मिक्सर्स यदि गर्म हो गया, आप उसको हीट करोगे, गर्म करोगे, तो कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी। ये सारी प्रोसेस रिएक्शंस को याद रखने का ट्राई करो बच्चों, इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो हमने देखा वो कौन से मेटल जो लो थे, लो रिएक्टिव थे, एग्जांपल मैंने देखा Hg, Ag, Cu, तो यहाँ हमने ये दोनों की बात की, Cu और Hg की, Cu की नीचे बात की, Ag की ऊपर बात की। करना कुछ भी नहीं है, उसको हीट कर देना है और ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, ये हुआ आपका रिएक्शन। बोलो क्लियर, राइज योर हैंड यदि इतना क्लियर हो तो बच्चों। ओके गुड, नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी। अब मिडल वाले कौन कौन से वो बता सकते हो, तो जैसे मैं आपको यहाँ रखूँ, आपको पता है के ना, के माल, जिंक, एफी, लीड, ये होता था CuHgAga, ये मिडल वाले जिंक, एफी, लीड, ये के ना, के माल यानी कि आगे हाईली रिएक्टिव थे। अब हम ये वाले बीच वाले बात करते हैं, जिंक, एफी और लेड वाले, यानी कि इस टाइप के मेटल्स की। तो जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स है बच्चों, कौन से मीडियम रिएक्टिव मेटल्स, कौन कौन से यहाँ लिखे हुए, आयरन है, जिंक है, लीड है, जैसे जिंक, एफी, लीड। कॉपर भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ, वैसे कॉपर लो रिएक्टिव भी है और मीडियम भी है, दोनों के अंदर थोड़ा सा आ सकता है। तो ये सारे मॉडरेटर रिएक्टिव है, मॉडरेटर यानी कि मीडियम रिएक्टिव है। अब जब ये मिलता है अर्थ के क्रस्ट में से, तो जनरली ये दो फॉर्म में होता है, या तो सल्फाइड फॉर्म में या कार्बोनेट फॉर्म में। जैसे जिंक है तो जिंक सल्फाइड हो सकता है, जिंक एस, FeS हो सकता है, Fe ऑक्साइड, FeCO3 हो सकता है, लाइक एग्जांपल फॉर सल्फाइड और कार्बोनेट। तो सल्फाइड कार्बोनेट यानी कि जिंक है तो जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट, Fe सल्फाइड, Fe कार्बोनेट। तो ये जिंक और आयरन हो ना, सिंगल नहीं होते, ऐसे मिक्स फॉर्म में होते हैं, अलग अलग। अब उसको मुझे अलग करना है, उसमें से मेटल अलग करना है, तो क्या करूंगा मैं, तो पहली चीज ये सारे जो होते हैं ना, जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट, उसको उसमें से यदि आप मेटल्स को अलग करने जाओगे ना तो बहुत कॉस्टली हो जाएगी मेथड, क्योंकि वो इजीली अलग नहीं होंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते, कार्बोनेट जो और सल्फाइड था, कार्बोनेट और सल्फाइड, कार्बोनेट और सल्फाइड था, उसको मैंने पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। देखो अब ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, उसको वापस हम रिडक्शन प्रोसेस, दो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से ध्यान रखो। जब हम कोई भी मेटल्स को, जैसे मेटल्स ए है, उसका ऑक्सीडेशन करते तो उसका ऑक्साइड बन जाता है। जैसे आयरन हो तो उसका ऑक्सीडेशन किया तो आयरन ऑक्साइड।
लेकिन इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस। लेकिन उसकी जो रिवर्स प्रोसेस उसको हम रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। जैसे आयरन ऑक्साइड है, उसका रिडक्शन करोगे तो ऑक्सीजन रिमूव होगा और आयरन मिल जाएगी। ये ऑलरेडी आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर सीख चुके हो आराम से, अच्छे से पता ही होगा सभी को कि कोई भी मेटल्स में ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और कोई भी मेटल्स में से ऑक्सीजन रिमूव होता है तो रिडक्शन प्रोसेस। यहाँ एफईओ में से क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हुआ तो आयरन मिला आपको, राइट। तो क्या होगा बच्चों, मैं वापिस आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि ये जो जिंक है, आयरन है, वो कौन से, जिंक सल्फाइड, आयरन कार्बोनेट, आयरन सल्फाइड, ऐसे फॉर्म में होते हैं। अब उसमें से जिंक को, आयरन को अलग करना महंगा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको कार्ब ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड हो जाएगा बच्चों। बाद में क्या करेंगे, उसका जिंक ऑक्साइड, और आप देख सकते हो आयरन ऑक्साइड में से रिडक्शन किया तो आयरन मिला है, तो वापिस उसको हम रिडक्शन कर लेते हैं। ये हुआ ऑक्सीडेशन प्रोसेस और ये हुआ रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस करने के बाद जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और जिंक या तो आयरन मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड द कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग प्रोसेस। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग प्रोसेस। अभी मैं बताता हूँ रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या है, बेस समझ लो, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। तो पहले क्या किया बच्चों, सल्फाइड था, ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, बाद में रिडक्शन करके, उस रिडक्शन करके उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। मेटल ऑक्साइड का स्ट्रॉन्गली प्रेजेंस ऑफ एयर के अंदर रिडक्शन करेंगे। अब ये दो प्रोसेस हुई, जिंक सल्फाइड को जिंक ऑक्साइड में मैंने कन्वर्ट किया, दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग प्रोसेस, रोस्टिंग। जिंक सल्फाइड को जिंक ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया तो रोस्टिंग प्रोसेस। और जिंक कार्बोनेट को, अब बोलोगे सर जिंक को ही नहीं, आयरन सल्फेट को भी ऑक्साइड में कन्वर्ट किया तो भी उसको रोस्टिंग प्रोसेस ही बोलते हैं। यानी कि सल्फर जो होता है रोस्टिंग के अंदर क्या आएगा, याद, मैं ये से याद रखता हूँ, रोस्टिंग के अंदर क्या आता है, एस आता है, देखो एस, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग के अंदर क्या होगा कि जो आयरन सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड यानी कि सल्फाइड फॉर्म में है, उसमें से आयरन ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड बनाना है तो उसको रोस्टिंग प्रोसेस बोलेंगे। और दूसरी प्रोसेस है कैल्सिनेशन। 90% स्टूडेंट यहाँ मार खा जाते हैं कैल्सिनेशन के अंदर। तो कैल्सिनेशन के अंदर मैं कैसे याद रखता था इस प्रोसेस को जब स्कूल में था, तो कैल्सिनेशन में सी आता है, देखो सी आता है, सी बहुत बार आता है, देखो तो सी आता है यानी कि कार्बोनेट, तो सी आ रहा है यानी कि कार्बोनेट, यानी कि आयरन कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट में से आयरन ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की प्रोसेस है, उसको हम कैल्सिनेशन प्रोसेस बोलेंगे। देखो बच्चों, मैंने एकदम अंदर डीप में से आपको बताना चाहता हूं मैं कि दोनों प्रोसेस है। रोस्टिंग यानी कि सल्फर में से, ये रोस्टिंग प्रोसेस है, सल्फर में से ऑक्साइड कन्वर्ट करना, रोस्टिंग प्रोसेस। और कैल्सिनेशन यानी कि कार्बोनेट में से ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। क्लियर है बच्चों? राइज योर हैंड। ओके, वेरी गुड। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना, मिडल रिएक्टिव यानी कि आयरन है, जिंक है, वो लोग क्या होते हैं, सल्फाइड फॉर्म में होते हैं, कार्बोनेट फॉर्म में होते हैं, ऐसे होते पहले। बाद में उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, दो प्रोसेस ऑक्साइड में, या तो आप रोस्टिंग करके कर सकते हो या कैल्सिनेशन करके। तो रोस्टिंग वाले यानी कि सल्फाइड फॉर्म में होगा तो उसको रोस्टिंग से ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे, और कैल्सिनेशन वाले यानी कि कार्बोनेट फॉर्म में होगा उसको कैल्सिनेशन से अलग करोगे। तो ये प्रोसेस आपके सामने रही है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन प्रोसेस। पहले क्या किया देखो, अभी यहाँ जिंक का एग्जाम्पल लिया, चाहे तो आप आयरन का भी ले सकते हो। ओके, यहाँ जिंक की जगह आयरन का एग्जाम्पल ले सकते हो। ओके, आप खुद बना देना, पता चल जाएगा आपको भी। क्या हुआ देखो, पहले क्या हुआ, जिंक सल्फाइड था, और रोस्टिंग एस तो जिंक सल्फाइड, और सी कैल्सिनेशन सी तो कार्बोनेट। दो होते हैं, या तो सल्फाइड होगा कार्बोनेट होगा। सल्फाइड में ऑक्सीजन नहीं था इसलिए ऑक्सीजन को ऐड करना पड़ा और ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड। एस था तो सल्फर डाइऑक्साइड, सी है तो कार्बन डाइऑक्साइड। एस था तो SO2, सी है तो CO2। दोनों में ये दो तो कॉमन ही चीज है। अब ये दोनों में से मुझे वापस जिंक को अलग करना है, तो रिडक्शन प्रोसेस करूंगा मैं, इसमें से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और जिंक की, और ये कार्बन के साथ रिएक्शन करोगे ना। याद रखो, जनरली जो रिडक्शन प्रोसेस होती है ना, रिडक्शन प्रोसेस
उसमें जनरली कोई भी मेटालिक ऑक्साइड का कार्बन के साथ रिएक्शंस होके मेटल्स मिलता है, और ये ऑक्सीजन और कार्बन अलग कंबाइन हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, जिससे कि आप देख रहे हो ये प्रोसेस। बोलो क्लियर हुआ सभी को? रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन याद रख लो। चलो मैं पूछ रहा हूँ आपको अभी, रोस्टिंग में क्या होता है, कैल्सिनेशन में क्या होता है, याद रख लो। सामने स्क्रीन पे दिख रहा है वो। जब हो जाए तो अपना हाथ ऊपर कर देना, बता देना मुझे। ओके, हुआ किसी का? कोई बात नहीं, लेक्चर के बाद याद रख लेना। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। एक मिनट हो, ये क्या हुआ? ओके, देखो ये तो हो गया आपका मिडल। अब काफी बार ऐसे मिडल वाले ऐसे भी हो गए जिसको अलग करने के लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मेथड यूज करनी पड़ेगी, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ कि एजेंट बी को दे ओके, काफी सारे ऐसा मेटल्स हो गए, जैसे ये मेटालिक ऑक्साइड है, तो आप डायरेक्टली उसको कार्बन के साथ रिएक्ट करके उसका रिडक्शन नहीं कर सकते। कीप इन माइंड, हर एक मेटालिक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। जैसे कि आपने आगे के टॉपिक में देखा कि जिंक ऑक्साइड था, कार्बन के साथ रिएक्ट हुआ। Fe ऑक्साइड जनरली कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो उसका प्रिडक्शन करोगे तो आपको कंपलसरी यहाँ एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि ये वाला MnO2 जब आप उसको हीटेड करते, गर्म करते, किसके साथ? एल्यूमिनियम पाउडर। वो भी ध्यान रखा, एल्यूमिनियम पाउडर है। ओके, एल्यूमिनियम का यानी कि पार्टिकल्स छोटे छोटे पाउडर होगा तो ही रिएक्शन करेगा। अब उसका रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम हो जाएगी, इसमें Mn में से मैंगनीज, सॉरी नॉट मैग्नीशियम, मैंगनीज। तो मैंगनीज ऑक्साइड में से, मैं भूल से बोल रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड, बट मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, नॉट एल्यूमिनियम, रिएक्ट हुआ तो ये Mn अलग हो जाएगा। देखो अभी यहाँ से जो ऑक्सीजन मिला आपको, ये वाला ऑक्सीजन, वो Al के साथ रिएक्शन करेगा एल्यूमिनियम के साथ, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना। बोलो समझ में आया बच्चों? ये फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं ये टॉपिक को। मैग्नीशियम ऑक्साइड था, उसको एल्यूमिनियम। अब बोले कि सर यहाँ कार्बन क्यों नहीं? तो नहीं हो सकता, इसलिए तो नहीं किया होगा क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं या लो रिएक्टिव होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड होता है। जरूरी कि हर एक एलिमेंट्स जो होते हैं वो रिएक्शन करे कार्बन के साथ रिडक्शन प्रोसेस में। काफी बार नहीं करना, तब नहीं होती तो क्या करना पड़ता है? एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्शन करनी पड़ती है। तो ये सिमिलरली यहाँ दूसरा नीचे एग्जांपल लिया, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो आयरन ऑक्साइड, ये बाकी सेम टू सेम है। देखो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, आयरन था तो इसमें से आयरन अलग हुआ, मैंगनीज था तो इसमें से मैंगनीज अलग हुआ, बाद में सेम टू सेम प्रोसेस। तो बच्चों ऐसे जो थियोरम्स होते हैं, ऐसे टॉपिक होते हैं, उसमें क्या करना होता है जनरली कि आपको खाली एक ही इक्वेशन याद रखना है, और दूसरा क्या याद रखना है कि यहाँ मैंगनीज की जगह आप आयरन रख के भी इसको सोल्व कर सकते हो। तो ऐसे केमिस्ट्री आती है। अब बाकी हर एक इक्वेशंस को याद रखने बैठोगे, इट इज नॉट पॉसिबल। चलो अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, वो हाईली एक्सोथेरिक है। जब ये प्रोसेस होगी ना, ये और ये आयरन ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ अब रिएक्ट करोगे तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है बच्चों। अब इतनी ज्यादा हीट आप कोई भी मेटल्स को क्या कर सकते हो? मोल्ट कर सकते हो, मेल्ट, गर्म यानी कि मेल्ट कर सकते हो, पिघाल सकते हो। तो ऐसी हीट कहाँ यूज होती है बच्चों? तो आयरन ऑक्साइड, जब आयरन यानी कि पटरियां होती है ना, रेल के ट्रैक होते, ओके, ये क्रैक हो चुके होते, उसको सिलाने के लिए यानी कि उसका वेल्डरिंग करने के लिए, सोल्डरिंग करने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए इस प्रोसेस की यूज होती है। उसको हम थर्मिट रिएक्शन प्रोसेस बोलते हैं। इट इज द मोस्ट आईएमपी प्रोसेस, थर्मिट रिएक्शन, यानी कि आयरन ऑक्साइड की बच्चों एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। लेकिन आप ये तो देखा, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि काफी सारी हीट जनरेट होती है। ये हीट आप इस मेटल्स पार्टिकल्स यानी कि जो रेल की जो पटरियां होती है, जो क्रैक हो चुकी होती है, ओके, काफी बार ये डैमेज हो सकती है या बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है छोटे क्रैक की वजह से। तो जनरली क्या होता है, उन लोगों को बहुत कंटिन्यूस चेक करना पड़ता है कि
हाँ, रेगुलर तो है ना, यदि थोड़ा सा भी क्रैक हो और समझ लो ट्रेन होती हो, पटरी से निकल जाए तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट और बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे भी क्रैक को सिलाने के लिए यानी कि उसको सोल्डर वेल्डिंग करने के लिए थर्मिक रिएक्शन की यूज होती है बच्चों। बहुत हाईली एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेम रिएक्शन जो ऊपर दिया वही चीज है, नहीं ये कॉपी पेस्ट 2 बार हो चुका है, बाकी एक ही चीज है। ओके, ये क्रॉस मार दो। बोलो इतना क्लियर हुआ बच्चों? अभी जो मैंने टॉपिक समझाया आपको, ये टॉपिक कौन सा था? मिडल वाले। अब मिडल वाले काफी सारे, जैसे जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट होते हैं, वो कार्बन ओके उसका ऑक्सीडेशन हो जाने के बाद रिडक्शन कर लोगे। लेकिन काफी सारे ऐसे हो गए जैसे मैंगनीज ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, तो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं और आयरन और मैंगनीज बनते हैं, और साथ में बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। वो हीट आप रेलवे के ट्रैक जो होते क्रैक हो चुके होते उसको सिलाने के लिए यूज कर सकते हो। बोलो क्लियर है? ये टॉपिक बड़ा है थोड़ा, तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में लेंगे। ओके, मुझे पता है आप की जो टर्म 1 की एग्जाम है तो उसका रिविजन भी करना होगा, तो अभी थोड़ा लेक्चर्स की लेंथ में कम कर देता हूँ। ओके, तो आपको रीडिंग का थोड़ा टाइम मिल सके। तो बच्चों आज के लेक्चर में जो भी हमने सीखा उसका प्रॉपर तरीके से यदि रिविजन कर ले, जो भी आज के लेक्चर्स के अंदर सीखा था, तो पहले हमने हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड सीखी, जिसके अंदर क्या था बच्चों? पानी से इम्प्योरिटी को निकालते थे। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड सीखी, फ्रॉथ फ्लोटेशन से जो सल्फाइड हो रहे होते उसको अलग करने की प्रोसेस क्या थी, वो तो वीडियो देख के पता चल गया होगा। तीसरी प्रोसेस मैग्नेटिक सेपरेशन देखी, जिसके अंदर जो है मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जैसे कि आयरन, उसको अलग करने के लिए क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ती है वो हमने लास्ट ये भी सीखी ये लेक्चर्स के अंदर। दूसरा बच्चों, एक्सट्रैक्टिंग द मेटल्स लो इन द एक्टिविटी, जो मिडल वाले यानी कि लो होते जैसे कि HgCu, उन लोगों को अलग करने के लिए, उस मेटल्स को अलग करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है? तो कॉमन सेंस कॉमन प्रोसेस थी, आप उसको गर्म कर दो। क्या कर दो? उसको गर्म कर दोगे तो ऑटोमेटिकली उसमें से सल्फर ऑक्साइड, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और प्योर मेटल मिल जाएगा आपको। ओके, अब मिडल वाले आएंगे। लो वाले को कुछ भी नहीं करना है, खाली गर्म कर दो। ये दोनों को गर्म किया तो ये मिल गया आपको। मिडल वाले जो है जैसे कि कौन से? तो जिंक है, आयरन है, लीड है। तो उसमें 2 प्रोसेस होगी, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में सल्फर आएगा और कैल्सिनेशन में कार्बोनेट आएगा बच्चों। ये वाली रोस्टिंग प्रोसेस में सल्फर ऑक्साइड, और कैल्सिनेशन में कार्बन ऑक्साइड और ऑक्साइड, कार्बोनेट और ऑक्साइड। अब ये दोनों ऑक्साइड फॉर्म में से उसको कार्बन के साथ रिएक्ट करोगे तो जिंक प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। मेन टारगेट आपका यही था, मुझे ये चाहिए था जिंक, वो मिल गया। अब काफी सारे ऐसे मेटल्स हो गए जो डायरेक्टली कार्बन के साथ रिडक्ट नहीं हो सकते, तो ऐसे मेटल जैसे कि मैंगनीज है, आयरन है, तो उसको एल्यूमिनियम के साथ हम क्या करते? रिएक्ट करते और मेटल्स को अलग करते। तो चलो आज के लेक्चर में बेटा कोई डाउट? ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, आधे घंटे का। ओके, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के जो भी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में लेके इस चैप्टर का एंड करेंगे। यहाँ तक यदि किसी को डाउट ना हो, ओके हो तो बताओ, अदरवाइज मैं लेक्चर्स को एंड करूँ। है किसी को डाउट? ओके, तो लेक्चर्स को मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ बच्चों। आपको